प्रारंभिक समाज और प्रारंभिक राज्य गठन। आधुनिक समय से पहले के समाजों को विद्वानों द्वारा बैंड, जनजाति, मुखियापन और प्रोटोस्टेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्री मेसोलिथिक युग के दौरान प्रारंभिक समाज बैंड के रूप में संगठित थे। बैंड खानाबदोश लोगों के छोटे समूह थे जो शिकार और इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। जैसे ही नवपाषाणिक जीवन शैली प्रचलन में आई, लोगों के बड़े समूह गांवों में केंद्रित हो गए। वे एक गतिहीन या अर्ध गतिहीन जीवन शैली वाले आदिवासी समुदायों के रूप में संगठित थे। मध्यपाषाण काल में जो जनजातीय संगठन विकसित हुए वे अधिकतर समतावादी प्रकृति के थे। मुखियापन आदिवासी स्तर की संरचनाओं से बड़ी राजनीतिक संरचनाएं हैं। सरदारों के अधीन लोग जनजातियों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों की तुलना में बड़े क्षेत्र में रहते थे। धन और अधिकार के मामले में इन समूहों के बीच सामाजिक अंतर मौजूद था। नवपाषाण काल के बाद कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास, जहां बहती नदी और समृद्ध और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी, ने सभ्यताओं को जन्म दिया। उत्तर नवपाषाण काल में अर्थात कांस्य युगीन समाजों में राज्य के प्रारंभिक रूप प्रोटोस्टेट का उद्भव उन क्षेत्रों में हुआ जहां कृषि अधिशेष और जनसंख्या घनत्व अधिक था। इन प्रारंभिक राज्यों में एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो विजय के माध्यम से कई छोटे क्षेत्रों, प्रमुखों और शहरों को नियंत्रित करती थी। राजाओं और राजघरानों को सामाजिक पदानुक्रम में उच्च स्थान प्राप्त था। उनके रहने के लिए महलनुमा इमारतें बनाई गईं। पुजारी, राजा के अधिकारी और व्यापारी मध्य वर्ग का गठन करते थे। इस पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था में शिल्पकार व्यक्ति और किसान निचले वर्ग का गठन करते थे। किसानों और कारीगरों से कर वसूल किया जाता था। भाषा का परिष्कार हुआ, साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई और लिपि का विकास हुआ। गणित और खगोल विज्ञान सहित विज्ञान अनुसंधान से उभरे। शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दक्खन और दक्षिण भारत के राज्य। दक्कन और दक्षिण भारत में उदय होने वाले राज्य विशेषकर बादामी के चालुक्यों और कांची के पल्लवों के विषय में जान सकेंगे। इन राज्यों के बीच के संबंध समझ सकेंगे। हमारे काल के राजनीतिक इतिहास को समझने में भूगोल की भूमिका और इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि इन राज्यों में जनता पर किस तरह शासन होता था। विंध्य के दक्षिण में पड़ने वाले भारत के भाग को लोग दक्षिण भारत या दक्खन कहते हैं। यह विभाजन दरअसल प्राचीन भारत के उस समय से ही चला आ रहा है जब विंध्य के दक्षिण में पड़ने वाला क्षेत्र दक्षिण पथ या दक्षिणी क्षेत्र कहलाता था। दक्खन मध्य युग में आकर दक्कन हो गया, जिससे दक्कन शब्द निकला है। लेकिन इतिहासकारों और भूगोलविदों को मुख्य दक्कन को शेष दक्षिण भारत से अलग करके देखना उपयोगी लगा है। दक्खन में महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक आ जाते हैं और गोदावरी और कृष्णा के दोहरे डेल्टा भी। इसी रीति का अनुसरण करते हुए हम दक्खन और दक्षिण भारत की बात विंध्य के दक्षिण में पड़ने वाले दो क्षेत्रों के रूप में करेंगे, जबकि दक्षिणी भारत शब्द का इस्तेमाल दोनों क्षेत्रों के लिए और उत्तर भारत से अलग करके देखे जाने वाले क्षेत्रों के लिए करेंगे। आप इस क्षेत्र के इतिहास और समाज के अध्ययन में जितने गहरे उतरते जाएंगे, आपको इन भेदों का महत्व और अधिक समझ में आता जाएगा। मध्य 6वीं शताब्दी तक दक्खन की राजनीतिक स्थिति। सतवाहनों के पतन के बाद दक्खन पर एक वंश का राजनीतिक कब्जा खत्म हो गया। कई राज्य अलग अलग क्षेत्रों में सतवाहनों के उत्तराधिकारियों के रूप में उभर कर आए। उत्तरी महाराष्ट्र में हम अमीरों को देखते हैं, जिन्होंने कुछ समय तक शक राज्यों में सेनापतियों का काम किया और मध्य 3वीं शताब्दी में एक राज्य की स्थापना की। उसकी स्थापना ईश्वर सेन ने की, जिसने 248 से 249 ईस्वी में एक युग की शुरुआत की। बाद में ये युग बहुत महत्वपूर्ण हो गया और इसे कलचुरी चेरा युग के नाम से जाना गया। विदर्भ महाराष्ट्र पठार पर जल्दी ही वकटक हावी हो गए। उन्होंने 3वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई से छोटे राजाओं के रूप में शुरुआत की, लेकिन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा ली और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और उससे लगने वाले मध्य प्रदेश के भागों पर अपना कब्जा कर लिया। वकटकों की दो शाखाएं थीं जो अलग अलग क्षेत्रों में राज्य कर रही थीं। मुख्य शाखा तो पूर्वी महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र से राज करती थी, जबकि वक्करों की घाटी शाखा के नाम से जानी जाने वाली एक सहयोगी शाखा दक्षिणी महाराष्ट्र में राज करती थी। सबसे मशहूर वकटक राजा मुख्य शाखा का प्रवरसेन प्रथम हुआ। सम्राट की उपाधि वकटकों में केवल प्रवरसेन प्रथम के पास ही रही। उसने कई वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को कई भूमिदान भी किए। कुल मिलाकर वकटक लोग शांति प्रिय रहे और उन्होंने अपने शक्तिशाली पड़ोसियों जैसे उत्तर में गुप्त, पूर्वी दक्कन में विष्णुकुंडी और दक्षिण में कदम के साथ शादी विवाह के और राजनयिक रिश्ते कायम किए। कर्नाटक उत्तरी कर्नाटक उत्तर कन्नड़ की तटीय पट्टी और साथ के क्षेत्रों में चुटुओं ने एक छोटा राज्य बना लिया। उन्होंने 4वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया, फिर कदम्बों ने उन्हें उखाड़ फेंका। इस राज्य की स्थापना मशहूर मयूरशर्मन ने की।
मयूरशर्मन छापापार लड़ाई में माहिर था और उसने कांची के पल्लवों को अपनी प्रभुसत्ता मानने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अश्वमेध यज्ञ किए और मयूरशर्मन से मयूरवर्मन यानी ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया। बर्मन क्षत्रिय वर्ग सूचक नाम था, जबकि सरमन ब्राह्मण वर्ग सूचक। कदम्ब राज्य के इतिहास की शुरुआत में उसका बंटवारा परिवार की दो शाखाओं के बीच हो गया और वैजंती बनवासी तथा पलसिका खलसी राजधानियां बनी। दोनों शाखाएं कभी आपस में शांति बनाकर नहीं रही और दोनों पर उनके अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों पल्लवों, पश्चिमी गंगा और सबसे अधिक बादामी के चालुक्यों का खतरा रहा। चालुक्यों ने धीरे धीरे उनकी भूमि हड़पनी शुरू कर दी और 575 ईस्वी तक आते आते उन्हें बिल्कुल हरा दिया। पूर्वी दक्खन। उत्तर सतवाहन दक्खन में राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक अशांत क्षेत्र पूर्व में पड़ने वाला उपजाऊ कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र डेल्टा क्षेत्र था। यहाँ सतवाहनों के बाद इक्ष्वाकु आए जिन्होंने 225 ईस्वी से इस क्षेत्र पर राज किया। पश्चिम से अभीरों के आने पर उनके राज में विघ्न आया, लेकिन यह एक अस्थायी दौर था। इक्ष्वाकु फिर लौटे और उन्होंने अगले लगभग 50 सालों तक राज्य किया। फिर यह क्षेत्र कई जागीरों में बंट गया। तांबे के पत्रों पर लिखे अभिलेखों से हमें पता चलता है कि पहले बृहत्फलायन गोत्र के राजा आए, फिर सलिनकाथन गोत्र के, जबकि समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वाली इलाहाबाद स्तंभ या प्रयागप्रस्ती के अभिलेख से हमें इस क्षेत्र में 350 ईस्वी के आसपास के कोई आधा दर्जन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें वेंगी कुर्ला के राज्य शामिल हैं। उनकी राजधानियां पिश्तापुर और देवराष्ट्र की अवमुक्ता थी। आंध्र डेल्टा में राजनीतिक स्थिरता 5वीं शताब्दी के मध्य में विष्णुकुंडियों के आने के साथ वापस आई। उनके वकटकों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन दक्षिण कर्नाटक के पश्चिमी गंगों के साथ उनका टकराव लगातार काफी समय तक बना रहा। कई अश्वमेध यज्ञ करने वाला इस शाखा का संस्थापक मधुवर्मन प्रथम 440 से 460 ईस्वी और मधुवर्मन द्वितीय इस शाखा के मशहूर शासकों में हैं। विष्णुकुंडियों ने 7वीं शताब्दी की पहली चौथाई में चालुक्यों के आने तक राज किया। दक्षिण कर्नाटक में 5वीं शताब्दी की शुरुआत में एक वंश का उदय हुआ। इस वंश के राजा गंग या पश्चिमी गंग कहलाते हैं। ये उड़ीसा के पूर्वी गंगों से अलग थे। पश्चिमी गंगों ने अलगे 600 सालों में शासन किया। इतने लंबे संबंध के कारण ये क्षेत्र गंगवाड़ी कहलाने लगा। गंगवाड़ी एक अलग अलग क्षेत्र है। पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से कहीं कम संपन्न है। इन्हीं दोनों कारणों से गंग लोग बिना अधिक बाहरी हस्तक्षेप के इतने लंबे समय तक शासन कर सके। बहरहाल सैनिक महत्व की दृष्टि से उनकी स्थिति लाभकर थी। उन्होंने बाद में पल्लवों और चालुक्यों के टकराव में एक बहुत अहम भूमिका अदा की। वे इन टकराव में चालुक्यों के साथ रहे। उन्होंने पल्लवों और पांड्यों के टकराव में भी अहम भूमिका निभाई। उनके संबंध पल्लवों के साथ आमतौर पर अच्छे नहीं रहे। पहाड़ पर बने अपने किले नंदी दुर्ग से उन्होंने पल्लवों को खूब छकाया। दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति। तमिलनाडु और केरल में संगम काल का अंत 3वीं शताब्दी के अंत तक हो गया। इस क्षेत्र का 4वीं से 6वीं शताब्दी तक का इतिहास बहुत अस्पष्ट है। पल्लवों का शुरुआती इतिहास इसी काल का है। हमें उनके कांची से जारी किए गए तांबे के पत्थर वाले अभिलेख मिलते हैं। पल्लवों के राज्य का संबंध परंपरा से कांची क्षेत्र पालन नदी की घाटी या टोंडईमंडलम टोंडई पल्लव का तमिल पर्यायवाची है के साथ रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दौर में कांची क्षेत्र उनके कब्जे में नहीं था, क्योंकि उन्हें कालब्र नाम की पहाड़ी जनजाति ने उत्तर की तरफ खदेड़ दिया था। दरअसल संगम काल के अंत से 6वीं शताब्दी के मध्य तक तमिलनाडु और केरल पर कालभ्रों का कब्जा था। हमें उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे ब्राह्मणों की संस्थाओं के खिलाफ थे और बौद्ध और जैन धर्मों के समर्थक थे। उन्होंने संगम युग के चोलों और पांड्यों के राज को खत्म कर दिया और वे ऐसी गैर खेतिहर पहाड़ी जनजातियों के लोग थे जिन्होंने बसी बसाई खेतिहर आबादी में भारी तबाही मचाई। ऐसा लगता है कि कालभ्रों ने उत्तर कर्नाटक में आने वाली चालुक्य राज्य की सीमाओं तक अपना विस्तार कर लिया था, क्योंकि वे ये दावा करते हैं कि इन्होंने भी उन्हें हराया था। इस काल को कालभ्र अंतराल के नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी के मध्य से दक्कन और दक्षिण भारत को राजनीति पर 3 शक्तियों की गतिविधियों का बोलबाला रहा। बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव और मदुरा के पांड्या। चालुक्य पुलकेशिन प्रथम के राज्य के साथ चालुक्य एक प्रभुता संपन्न शक्ति बन गए। उसने कर्नाटक के बीजापुर जिले में बादामी के पास 543 ईस्वी में एक मजबूत दुर्ग बनवाकर अपने राज्य की बुनियाद डाली और एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसके उत्तराधिकारियों ने कदंबों को उखाड़ फेंका और धीरे धीरे उनके राज्य को अपने में मिला लिया और कोंकण महाराष्ट्र की तटीय पट्टी के मौर्यों को भी अपने अधीन कर लिया।
पुलकेशिन द्वितीय के अभियानों के साथ चालुक्य दक्खन की सबसे बड़ी शक्ति बन गए, क्योंकि दक्षिण में पश्चिमी गंगों और अलूपों ने और लाटों, मालवों तथा गुर्जरों ने उत्तर में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने हर्षवर्धन की सेनाओं को नर्मदा के तट पर रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र डेल्टा के विष्णु कुंडियों को भी हटा दिया, लेकिन वह केवल अधीनता की मांग से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 10 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि वाला कृष्णा गोदावरी डेल्टा अपने आप में एक बहुत ही कीमती संपदा था। इसलिए 621 ईस्वी के आसपास उसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को अपनी जीत मजबूत करने और डेल्टा को अपने कब्जे में करने के लिए भेजा। 631 ईस्वी में विष्णुवर्धन को अपना राज्य कायम करने की इजाजत मिल गई। इस तरह बेंगी के चालुक्यों या पूर्वी चालुक्यों का वंश चला, जिसने 500 साल से भी ज्यादा समय तक इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा। पल्लवों का उदय 6वीं शताब्दी के मध्य के आसपास सिंहविष्णु के साथ हुआ। उसने टोंडैमंडलम कांची क्षेत्र में कालभ अंतराल का खत्म कर दिया और अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में कावेरी डेल्टा तक कर लिया। उसके बाद महेंद्रवर्मन प्रथम आया, उसने उत्तर में कृष्णा नदी तक के क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। पल्लव राजाओं ने पड़ोस के सरदारों और राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया और इस तरह के बादमी के चालुक्यों और पांड्यों के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए। पांड्यों तक को कुछ अरसे के लिए उनकी अधीनता में रहना पड़ा। इस तरह 7वीं शताब्दी के मध्य तक पल्लवों के दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य कायम कर लिया था। उनकी शक्ति 8वीं शताब्दी के मध्य में दक्खन में चालुक्यों की जगह पर राष्ट्रकूटों के आने के साथ कमजोर होने लगे। 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपराजित के चोल प्रथम से हारने के साथ पल्लवों राज्य का अंत हो गया। पांड्या 6वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य कदुनगोन के साथ उस समय प्रकाश में आए जब उसने कालभ्रमों का दमन कर दिया। पांड्यों ने तमिलनाडु के दक्षिण के जिलों में राज किया और वेंगई नदी की घाटी उनके राज की केंद्रीय भूमि रही। उन्होंने उत्तर में कावेरी डेल्टा पर और दक्षिण पश्चिम में केरल पर अपना कब्जा बढ़ाने की लगातार कोशिश की। अन्य शक्तियां गंगों का दक्षिण कर्नाटक में गंगवाड़ी पर शासन चलता रहा। इसके अलावा उस समय दक्खन और दक्षिण भारत में नोलम, बानू, सिलाहर जैसे कई और छोटे छोटे राज्य और रियासतें भी थीं। उत्तर भारत की तरह यहाँ दूर तक लगातार फैली घाटियां या मैदान नहीं है। रायचूर दोआब, तुंगभद्र और कृष्णा के बीच कृष्णा गोदावरी डेल्टा, निचली कावेरी घाटी और वेंगई घाटी जैसी बड़ी नदी घाटियों को उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों ने एक दूसरे से काट रखा है। इसके अलावा खेती करने वाले क्षेत्रों को विभाजित करने वाले बड़े बड़े जंगल भी थे। इस सब से राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा मिला और छोटी छोटी राजनीतिक ताकतें अलग थलग पड़े क्षेत्रों में पनप सकीं। ऊपर जिन अहम नदी घाटियों का उल्लेख किया गया है वे बादमी, रायचूर दोआब के चालुक्यों, पल्लवों, पालार नदी घाटी आदि अधिक बड़े राज्यों का साथ देने की स्थिति में थी और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इन क्षेत्रीय राज्यों में से किसी के लिए भी बाकी राज्यों पर अपना कब्जा जमाना मुश्किल काम था, उत्तरी भारत के राज्यों से भी ज्यादा मुश्किल काम। आगे चालुक्यों, पल्लवों और पांड्यों के आपसी टकराव का जो वर्णन किया जा रहा है उससे ये स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती। विभिन्न शक्तियों में टकराव। इस काल का इतिहास बादमी के चालुक्यों तथा पल्लवों के बीच और पांड्यों और पल्लवों के बीच अक्सर होने वाली लड़ाइयों से रंगा पड़ा है। दुश्मनी की शुरुआत चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के हमले से हुई, जिसने महेंद्र वर्मन को हराकर पल्लव राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। एक और अभियान में उसने रॉयलसीमा में पल्लवों के सामंतों बानों को हरा दिया और एक बार फिर कांची को धमकी दे डाली। लेकिन महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम ने कई लड़ाइयों में उसे बुरी तरह हराया। नरसिंह वर्मन ने उसके बाद चालुक्यों पर हमला कर वादमी को हथिया लिया और शायद पुलकेशिन द्वितीय को मार भी दिया। पुलकेशिन द्वितीय के बेटे विक्रमादित्य प्रथम ने स्थिति को संभाला। उसने पल्लवों को खदेड़ दिया, पांड्यों के साथ गठबंधन किया और पल्लवों के राज्य पर बार बार हमले किए। इस संदर्भ में उसके एक उत्तराधिकारी विक्रमादित्य द्वितीय का राज्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 3 बार कांची को रौंदा और लूटा। विशेष युद्धों और छोटी लड़ाइयों के विस्तार में न जाकर यहाँ हम बस इतना ध्यान में रख सकते हैं कि पल्लवों को पांड्यों के साथ भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ये बात गौर करने लायक है कि इन टकरावों में हर बार निशाना पल्लव ही बने। इसका केवल ये कारण नहीं था कि वे चालुक्यों और पांड्यों के बीच स्थित थे, बल्कि इसका मुख्य कारण ये था वे सबसे अधिक संपन्न थे। ये बात अपने आप में अहम है कि हमेशा चालुक्यों ने ही पल्लवों पर हमला किया और पल्लवों की चिंता बस उन्हें वापस उनके राज्य में धकेल देने की रही। इसका अकेला अपवाद था नरसिंह वर्मन प्रथम का चालुक्य राज्य पर हमला और इसकी राजधानी पर उसका कब्जा। लेकिन यह एक बदले की कार्यवाही थी और टकराव के इस इतिहास में यह बस एक बार हुआ। छोटे राजाओं की भूमिका।
छोटे राजाओं और सरदारों ने क्षेत्रीय राज्यों के टकराव में इस या उस शक्ति के अधीनस्थ सहयोगियों के तौर पर हिस्सा लिया। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम पर हमला करने से पहले पल्लवों के सहयोगी बाणों को शांत करना पड़ा था। इसी तरह पल्लवों के सेनापति ने सबरा के राजा उदयन और निषादों के सरदार पृथ्वी व्याघ्र के साथ लड़ाई लड़ी, जो शायद चालुक्यों का साथ दे रहे थे। इन अधीनस्थ सहयोगियों ने केवल लूट में ही हिस्सेदारी नहीं की, बल्कि अपने राज्यों में नए क्षेत्र भी मिला लिए। छोटे राज्यों को अलग से देखने पर हम उनमें कुछ विशेष ध्यान देने योग्य नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर छोटे राज्य की अपने आप में कोई अहमियत नहीं थी, उनकी स्थिति छुटकी सी थी। लेकिन उन्हें साथ मिलाकर देखने पर वे सचमुच दक्कन और दक्षिण भारत के मामलों में एक जबरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आते हैं। ये तथ्य भी अपने आप में इतना ही उल्लेखनीय है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी तक कोई भी राजा दक्कन और दक्षिण भारत पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। इन 6 शताब्दियों तक कई राजाओं की उत्साही कोशिशों और महत्वाकांक्षाओं के बावजूद स्थिति राजनीतिक फूट में भी, और छोटे राजाओं तथा सरदारों की अहमियत में भी। राजनीतिक टकराव के अन्य आयाम। पल्लवों और चालुक्यों के आपसी टकराव का एक अहम नतीजा रहा लता या दक्षिण गुजरात के चालुक्यों की राजधानी का उदय, नरसिंहवर्मन के बादामी पर कब्जे और पुलकेशिन द्वितीय की मौत के परिणामस्वरूप चालुक्य राज्य में भयंकर गड़बड़ी और राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। इसकी एकता को बहाल करने तथा विघटनकारी शक्तियों का दमन करने के काम में और चालुक्यों को खदेड़ने के काम में विक्रमादित्य प्रथम को उसके छोटे भाई जयसिंहवर्मन ने बहुत मदद दी। बदले में विक्रमादित्य ने उसे दक्षिण गुजरात उपहार में दे दिया। अन्य देशों के साथ संबंध। इस समय की दक्षिण भारत की राजनीति की एक अहम विशेषता थी श्रीलंका के मामलों में सक्रिय दिलचस्पी। चालुक्यों के साथ लड़ाई में हमें सुनने को मिलता है कि नरसिंहवर्मन प्रथम की तरफ लंका का एक राजकुमार मारवर्मन था। उसे देश निकाला दे दिया गया था और उसने पल्लवी दरबार में शरण ली थी। बादामी से लौटने के बाद नरसिंहवर्मन ने 2 नौसैनिक अभियान भेजकर मारवर्मन को अनुराधापुर का सिंहासन हासिल करने में मदद दी। बाद में जब मारवर्मन से एक बार फिर उसका राज्य छिन गया तो उसने पल्लव राजा से ही मदद ली। पांड्या भी श्रीलंका में गहरी दिलचस्पी रखते थे, जिसकी संपदा के लालच में उन्होंने इस क्षेत्र पर लूटपाट के इरादे से हमले किए। पल्लवों के बारे में ऐसा लगता है कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में दिलचस्पी ली और उसे प्रभावित भी किया। ये संभव है कि नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ल ने दक्षिण पूर्व एशिया से आकर 8वीं शताब्दी के मध्य में पल्लवों के सिंहासन का उत्तराधिकार लिया। हमें नंदीवर्मन द्वितीय के शक्तिशाली जहाजी बेड़े के बारे में भी सुनने को मिलता है और थाईलैंड में उपलब्ध एक दस्तावेज में एक विष्णु मंदिर और एक तालाब पर उसकी एक उपाधि का उल्लेख मिलता है। बहरहाल दक्षिण पूर्व एशिया में और अधिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप चोलों के साथ हुआ, जिन्होंने दक्षिण भारत में पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। केरल। ऐसा लगता है कि इस काल में केरल पर पेरुपलों का राज रहा, हालांकि इस काल के राजनीतिक इतिहास का ब्यौरा नहीं मिलता। इस वंश का एक मशहूर शासक चेरामन पेरुपल 8वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष 9वीं शताब्दी के शुरुआत वर्ष था। संभवतः उसने अपने धर्म और धार्मिक नीति का कुछ असाधारण ढंग से पालन किया, जिससे जैन, ईसाई, शैव और मुसलमान केवल एक संरक्षक के रूप में उसकी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि ये दावा भी करते हैं कि वह उनके अपने धर्म को मानता भी था। मालाबार की संपन्नता ने बाहरी हमलावरों को हमेशा अपनी ओर खींचा। न केवल पांड्या केरल हो हारने का दावा करते हैं, बल्कि यही दावा नरसिंहवर्मन, कई चालुक्य राजा और बाद में जाकर राष्ट्रकूट भी करते हैं। राजा और प्रशासन का उच्चतर वर्ग। अब हम यह विवेचना करेंगे कि इन राज्यों में किस किस्म का प्रशासन पाया जाता था। सिद्धांत में तो राजा सभी अधिकारों का स्रोत होता था। उसके पास महाराजा, भट्टरक, धर्म महाराजाधिराज जैसी ऊंची लगने वाली उपाधियां होती थी। शुरुआत में राजशाही वैदिक आदर्श से चलती थी। हमें राजाओं के अभिलेखों में ये घोषणा मिलती है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर या वाजपेयी यज्ञ या राजसूय यज्ञ किए। इस दौर में इन यज्ञों की वह सामाजिक अहमियत नहीं थी जो आगे चलकर वैदिक काल में बनी, लेकिन उनका एक विशेष राजनीतिक अर्थ था, क्योंकि वे राजा विशेष की स्वाधीनता को रेखांकित करते थे और उसके शासन करने के अधिकार को उचित ठहराने वाले थे। इस तरह चालुक्य राज्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने अपने वंश के शासन की शुरुआत दिखाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया। बहुत से अन्य राजाओं ने भी यही किया। बहरहाल धार्मिक माहौल बदलने के साथ धीरे धीरे राजशाही के आदर्श में भी बदलाव आया और राजसी वैदिक यज्ञों की रीति भी खत्म हो गई। दरबार में राजा की मदद के लिए मंत्री होते थे। युवराज और शाही परिवार के अन्य सदस्य ऊंचे स्तरों पर सरकार चलाने के काम में अहम हिस्सेदारी करते थे। फिर अलग अलग ओहदों वाले कई अधिकारी होते थे, जो राजा के नाम पर प्रशासन के विभिन्न कामों को अंजाम देते थे। उनका एक अहम काम होता था करों को इकट्ठा करना।
एक मुख्य भूमि कर होता था जो उत्पाद का 6वां भाग या उससे ज्यादा होता था। इसके अलावा कई विविध कर थे, जैसे कपड़ा बनाने वालों, मवेशियों, शादी की दावतों आदि पर लगने वाले कर। कर इकट्ठा करने के अलावा राज्य के अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे और उनके सामने लाए जाने वाले अपराध और दीवानी झगड़ों के मामलों को भी निपटाते थे। प्रशासनिक इकाइयां। राज्य को प्रशासनिक इकाइयों के श्रेणीबद्ध सोपान में बांटा जाता था। दक्खन में इन इकाइयों को विषय, आहार, राष्ट्र आदि कहा जाता था। 8वीं शताब्दी से दक्खन में राज्यों को 10-10 गांवों के गुणकों में बांटने की रीति की शुरुआत हुई। एक जिले में 12 गांव होते थे। पल्लव राज्य में नाडु प्रशासन की मुख्य स्थायी इकाई के रूप में उभरा। इस काल के राजाओं ने कृषि और उनकी संपदा तथा शक्ति के मुख्य आधार, राजस्व की अहमियत को पहचाना। यह अपने आप में एक अहम बात है कि पल्लव काल में और बाद में चोलकाल में बुनियादी राजनीतिक इकाई नाडु का मतलब खेती योग्य भूमि भी होता था, जो काडु या खेती के अयोग्य भूमि से अलग थी। इसलिए राज्य खेती के प्रसार को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश करता था। कदम वंश के राजा प्रयुर शर्मन के बारे में कहा जाता है कि उसने दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ी बड़ी अनुजूती जमीनों को खेती योग्य भूमि में बदल दिया। शायद इसी उद्देश्य से एक पल्लव राजा ने 1000 हल्दे डाले थे। इसके अलावा, क्योंकि दक्षिण भारत में खेती बहुत हद तक सिंचाई पर निर्भर करती थी, इसलिए पल्लवों ने नहरें, तालाब, झीलें और बड़े बड़े कुएं बनवाने और उनकी संभाल में बहुत दिलचस्पी ली। स्थानीय संगठन। दक्षिण भारतीय राज्यतंत्र, विशेषकर पल्लवी राज्यतंत्र की एक आम विशेषता थी जनजीवन के सबसे अहम पहलुओं में स्थानीय सामूहिक एककों की अहमियत। ऐसे अनगिनत स्थानीय समूह और संगठन थे जिनका आधार जाति, दस्तकारी, व्यवसाय या धर्म होता था। इस तरह दस्तकारों के संगठन थे, जैसे जुलाहों, तलियों के संगठन, नंदेसी जैसे व्यापारियों के संगठन, मणिग्रामम और 500 यावुल के संगठन, विद्यार्थियों के, साधुओं के, मंदिर के पुरोहितों आदि के संगठन। इसके अलावा 3 अहम क्षेत्रीय संस्थाएं थीं, और सभा और नगरम। और एक गैर ब्राह्मण ग्राम सभा थी। सभा एक ऐसी ग्राम सभा थी जिसमें केवल ब्राह्मण होते थे, और नगरम एक ऐसी सभा थी जहां व्यापारिक हितों का बोलबाला होता था। नगरम के कुछ खेती संबंधी हित भी होते थे। हर सभा के सदस्य साल में एक बार मिलकर बैठते थे, जबकि दिन प्रतिदिन के कामों को देखने के लिए एक छोटा अधिशासी निकाय था। हर समूह स्वायत्ता के साथ और प्रथा तथा रीति पर आधारित अपने संविधान के अनुसार काम करता था और स्थानीय स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं का समाधान भी करता था। उन मामलों में जिनका प्रभाव एक से अधिक सभाओं या संगठनों पर पड़ता था, निर्णय आपसी सलाह मशविरे से होता था। सामूहिक इकाइयों के जरिए चलने वाले स्थानीय प्रशासन से सरकार का भार काफी हल्का हो जाता था। इससे जनता को न केवल अपनी शिकायतें और समस्याएं कहने का मौका मिलता था, बल्कि इससे जनता पर खुद उनकी शिकायतें को दूर करने और समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी भी डाली जाती थी। इस तरह से राज्य का विरोध कम से कम होने के कारण उसका आधार भी मजबूत होता था, क्योंकि लोग सरकार को इन मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे। इसीलिए हमें पल्लव राजा स्थानीय स्वायत्तशासी सामूहिक संगठनों के काम में दखलंदाजी करते दिखाई नहीं देते, लेकिन वे अपना आधार मजबूत करने की कोशिश जरूर करते थे। इसके लिए वे ब्राह्मणों को बुलाते थे और विशेष अधिकार प्राप्त ब्राह्मण बस्तियां बनाते थे, ब्राह्मणों को भूमिदान करते थे। ये भूमिदान या तो प्रत्यक्ष ब्रह्मदान या किसी मंदिर के नाम पर देवदान होता था। पल्लव राज्य के केंद्रीय क्षेत्रों में हर जगह ऐसी ब्राह्मण बस्तियां बसाई गईं। ये केंद्रीय क्षेत्र सिंचित धान की खेती वाले संपन्न क्षेत्र होते थे, जिनकी संपन्नता पर पल्लवों की शक्ति निर्भर करती थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, ब्राह्मणों की ग्राम सभा सभा या महासभा कहलाती थी। बाद के पल्लव काल के दौरान सभा ने समितियों के माध्यम से शासन करने की व्यवस्था बनाई। इसे समिति व्यवस्था या वरीयम व्यवस्था कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की ब्राह्मण बस्तियों में स्वायत्त शासन की एक विशेषता बन गई। सभा अधिकांश तौर पर इन समितियों के जरिए कई काम निपटाती थी, जैसे तालाबों और सड़कों की संभाल, धर्मार्थ दानों और मंदिर के मामलों का प्रबंध और सिंचाई के अधिकारों को नियमित करना। दक्खन में स्थानीय संगठनों और सभाओं की भूमिका कहीं कम स्पष्ट थी। सामूहिक संस्थाओं की जगह स्थानीय महाजन चालुक्यों के समय में गांवों और कस्बों में स्थानीय प्रशासन में हिस्सा लेते थे। गांवों में महाजनों का एक नेता होता था जिसे गमुंडा या मुखिया कहते थे। इन महाजनों के पास दक्षिण भारतीय सभाओं जैसी स्वायत्ता तो नहीं थी, लेकिन राज्य के अधिकारियों की उन पर नजदीकी देखरेख होती थी। बहरहाल ब्राह्मण बस्तियां पूरे दक्खन और दक्षिण भारत में भी मिल जाती थीं। हमें ये तो ठीक नहीं पता कि दक्खन के ब्राह्मण अपने सामूहिक मामलों को किस तरह चलाते थे, लेकिन क्योंकि वे सभी राजाओं और सरदारों के बनाए होते थे, इसलिए यह जरूर कहा जा सकता है कि वे बस्ती में सरकार के हितों का ध्यान रखते होंगे।
विभिन्न श्रेणी के शासकों के संबंध। बड़े राजाओं और उनके छोटे स्तर के मित्रों या सहयोगियों के संबंध को लेकर मतभेद हैं। व्यापक तौर पर शक्तिशाली राजाओं और छोटे राजा या सरदार किसी बड़े राजा को, विशेषकर पल्लवों को, धर्म के आधार पर अपना अधिपति मानते थे। पल्लव राजा बड़े धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते थे जिससे उन्हें एक ऊंची कर्मकांडी स्तर प्राप्त था। इसी ऊंचे कर्मकांडी स्तर का सम्मान छोटे राजा और सरदार करते थे। इस मत का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इस मत से यह बात समझ में नहीं आती कि ये छोटे राजा पल्लवों के प्रति सम्मान को चालुक्यों के प्रति सम्मान में कैसे बदल सके, या अस्थिर राजनीतिक स्थितियों में किसी ऊंचे कर्मकांडी स्तर वाले राजा का सम्मान करना क्यों बंद कर देते थे और अपनी स्वाधीनता का ऐलान कर देते थे, या दोबारा क्यों वे दबाव में आकर कर्मकांडी स्तर का सम्मान करने को बाध्य हो जाते थे। दूसरा मत इन छोटे राजाओं और सरदारों को बड़ी शक्तियों के सामंतों के रूप में मानता है। लेकिन सामंत एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल मध्ययुगीन पश्चिमी यूरोप में पाए जाने वाले एक विशेष किस्म के संबंध के लिए होता है। हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि क्या ऐसा ही संबंध पल्लवों या चालुक्यों और छोटे राजाओं और सरदारों के बीच भी था। इसीलिए हमने छोटी राजनीतिक शक्तियों के बड़ी राजनीतिक शक्तियों के साथ संबंध के लिए अधीनस्थ सहयोगी जैसे तटस्थ शब्द को वरीयता दी है। सारांश। इस इकाई में अपने 6वीं शताब्दी के मध्य तक की दक्कन और दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में सीखा। इस काल के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि चालुक्य, पल्लव और पांड्या क्षेत्र की बड़ी राजनीतिक शक्तियां थीं। कुछ छोटी शक्तियां भी थीं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। बड़ी शक्तियां लगातार आपस में टकराती रहती थीं और छोटी शक्तियां इन टकराव में इस या उस बड़ी शक्ति के साथ रहती थीं। जहां तक राजनीतिक संगठन का संबंध है, राजा प्रशासन का केंद्रीय अंग होता था और दूसरे अधिकारी उसकी मदद करते थे। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में स्थानीय संगठनों की भूमिका एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।